देखिए, हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि सरकार एक वाइट पेपर लेकर के आए कि अभी तक जो तुमने ये 80 साल तक आरक्षण दिया है, जिन जिन को दिया है, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, मतलब लोग बैकवर्ड होते ही जा रहे हैं, तो इस पर एक वाइट पेपर लाओ कि भाई इससे लाभ किसको मिला है। ओबीसी में 3-4 जातियां हैं जो 70-80%। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब से आरक्षण लागू हुआ था देश में, एक रिसेंट मैंने ट्विटर पर पोस्ट देखी थी, फिर खुद भी इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया कि स्टार्टिंग में जो लगभग 600 के करीब जातियां हुआ करती थी एससी, आज 2026 में बढ़कर वो 1200 से भी ज़्यादा हो चुकी है। जो कंसेप्ट था रिजर्वेशन का कि मुख्य धारा से जोड़ना, मेन स्ट्रीम में उनको लेकर आना, सामान्य अवसर उनको मिले, अगर ये सब कुछ वैसे ही चलता जिसके लिए ये चीज़ डिज़ाइन की गई थी, तो इसमें गिरावट आनी चाहिए थी कि आज हम 80 साल बाद जहाँ पर पहुँच गए हैं, वहाँ पर उस समय अगर 600 जातियाँ रही होंगी, तो आज 100 रह चुकी हैं या 80 रह चुकी हैं, लेकिन वोट बैंक की घटिया राजनीति के चलते आज इस तरह का बेड़ा गर्क नेताओं ने कर दिया है देश का कि वो जो जातियां हैं वो डबल से भी ज्यादा हो चुकी हैं, एंड दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। आरक्षण ले रही है, एससी में भी सेम है, हजार हजार जातियां इन दोनों समूह में ऐसी हैं जिनको कभी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है आज तक, मतलब उनके बच्चे घोंघा चुन करके खा रहे हैं, चूहा पकड़ के खा रहे हैं। मैं बिहार से आता हूँ, मुसहर समाज के बारे में अगर कोई जानता हो, नहीं जानते हैं, सर्च कीजिए कि दिस वन देर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन दिस, जो अभी अजीत भाई ने जिस बारे में बात की है, देर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन दिस कि किस तरह से वो लोग जो है अभी भी इतने पिछड़े हैं कि एक मतलब उनको ये सब कुछ करना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए। कितनी विकट स्थिति है, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन जाति समूहों के नेता भी नहीं, नेता भी आप देखोगे तो जाटव का ही है, नेता आप देखोगे यादव का ही है, जाट का ही, गुर्जर का ही। जो इन जाति समूहों में सबसे घटिया स्थिति में है, उन लोगों के नेता तक नहीं, नेता नहीं, इसलिए प्रेशर नहीं बनता है, और वो कभी भी एक्चुअल लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। पहली डिमांड व्हाइट पेपर लाइए, हर दशक दर दशक क्या लाभ किस जाति को पहुंचा है उस हिसाब से कीजिए। दूसरी डिमांड है कोटा विद इन कोटा, जिसपे सरकार ने भी कहा कि हम उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, लागू करना पड़ेगा। क्रीमी लेयर की जहां बात हो रही है, वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि क्यों ना हो इस पर बहुत सी बार जजेस की, चीफ जस्टिस की टिप्पणी आ चुकी है, लेकिन सरकार जो है बहुत से केसेस में आपने देखा होगा ये कह देती है कि हम तो करना चाह रहे थे पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। बट इन दिस केस दे हैव क्लियरली सेड नो कि हम ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी इसमें नहीं आने देंगे। यानी कि सिंपल अगर पॉइंट आपको समझाया जाए कि इवन अगर आप एक ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लेने के बाद एक आईएएस तक भी बन गए, तो भी आपके बच्चे को वैसे ही रिजर्वेशन मिलेगी, उसका बेनिफिट मिलेगा जैसे आपको खुद मिला था। और वो हक किसका मार रहा है? वो एक हक एक ऐसे बच्चे का मार रहा है जिसे एक्चुअल में उसकी नीड थी, ताकि वो भी अपने एक उस स्टेटस को इम्प्रूव कर सकता, मुख्य धारा से जुड़ सकता। तो क्रीमी लेयर के कंसेप्ट पर सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ही एक एफिडेविट देकर मना कर दिया है। दूसरे को बुलाए बाद में आते हैं। हाँ सॉरी, दूसरी डिमांड जो है हमारी वो ये है कि कोटा विद इन कोटा हो, जिसपे गवर्नमेंट ने अभी जस्ट बोला है कि हम क्रीमी लेयर जो हम नहीं लागू करें। क्यों नहीं लागू करोगे आप? ये कितनी अब्सर्ड बात है कि सरकार उन कुछ दलित नेताओं के आगे झुक रही है, जो दलित नेता केवल अपने जाति समूह की बात, जाति की बात करें, जाति समूह की बात, राजनीति उनकी दलित की है, लेकिन एक्चुअल में लाभ केवल और केवल अपने दल को पहुंचा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। 15% एससी है, उसमें 3% उनको कर दो जिनको अभी तक मिलता रहा है, सबसे अधिक मिला। 12% बचेगा, उसमें 1, 2, 3 कर सकते हैं आप, 4%, 3%, 6% ऐसे करके, ताकि एक्चुअल में जिसको चाहिए वहां तक पहुंचे। तीसरा डिमांड है मिनिमम मार्क्स का। मेरिट से कॉम्प्रोमाइज करके आप विकसित भारत का स्वप्न नहीं बेच सकते। 50% यदि
जो योग्य युवा हैं या बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एडमिशन ही नहीं मिलेगा आईआईटीज में, आईआईएम्स में या हायर एजुकेशन में, तो यार तुम्हारी एफिशिएंसी 50% वहीं घट गई। उसके बाद आप टीचिंग में भी आरक्षण दिए हुए हो। This is also a very important point which Ajit bhai just raised, and that is कि इसमें मेरे को इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी, और ख़ास तौर पे ये जो भारत के ही नेता हैं, जब भी कोई बाहर अमेरिका में जाके, यूएस में जाके कोई सीईओ बन जाता है किसी बहुत बड़ी कंपनी का, तो फटाफट से इनके मुंह से निकलता है कि इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का है। लेकिन वो वहां गया क्यों? ऐसा कोई वो सीईओ यहां क्यों नहीं बना? इस बात का किसी के पास आंसर नहीं, मतलब आंसर इनके पास है बट दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। उस समय इनको बहुत याद आती है कि ये इंडियन ओरिजिन का, हाल ही में जो पेप्सिको की पूर्व में सीईओ रही हैं इंदिरा जी, उनका मैं आप चाहूंगा कि आप जाके उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू सुनिएगा। उन्होंने साफ तौर पे कैटेगोरिकली ये कहा था पॉडकास्ट पे कि अगर मैं अमेरिका के अलावा भारत में होती या किसी और देश में होती तो मैं यहाँ तक कभी भी ना पहुंच पाती। उसके पीछे कारण ये है कि जो अमेरिकन सोसाइटी है वो प्योरली मेरिट बेस्ड है। जिसके पास भी वहां पर दिमाग है, उन्होंने ये भी कहा था अपनी उस पॉडकास्ट में कि फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे किसी को कि आपकी एथनिसिटी कहाँ की है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका स्किन कलर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप में वो काबिलियत है तो वो वहां पर आपको बिठाएंगे। एंड दैट्स द सोल रीजन कि वो आज एक सुपर पावर है, क्योंकि वो यही कहते हैं कि आपने उनको रख लिया जो रिजर्व थे, हमने उनको रख लिया जो डिजर्विंग करते थे, जो एक डिजर्व्ड क्लास थी वो हमने हायर कर लिया, आप रिजर्व्ड क्लास को हायर करिए। साफ तौर पे बाद में बोलने से इसका कोई मतलब नहीं होता है कि भाई इंडियन ओरिजिन का है, वो ट्विटर में पहुंच गया है, वो गूगल में है या वो माइक्रोसॉफ्ट में है या किसी भी और अन्य जो ये सिलिकॉन वैली की कंपनीज है टॉप मोस्ट, वहां पर पहुंच गया। वो वहां पर आपकी ही इन करतूतों की वजह से पहुंचा है। तो वो पढ़ाएंगे क्या? फिर आपके जो लोग हैं वो भाग जाते हैं बाहर, क्या है कि उनको अच्छा। एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है, मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि एक सेंसिबल पर्सन के तौर पे अगर कोई ये सोचे कि एक व्यक्ति जो एक टीचर का एग्जाम दिया जिसने, और मैथ्स में उसके 0 मार्क्स आए उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको आप अब बच्चों का मैथ्स का टीचर लगा रहे हैं। जो बच्चे मेनली सरकारी स्कूलों में अगर हम आंकड़े देखें तो एससी एसटी समाज से ही सबसे ज्यादा उनकी जो संख्या है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में है। आपने एक ऐसा टीचर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर वोट बैंक पॉलिटिक्स, एक टीचर जो माइनस में अंक लेकर आ रहा है, जो 0 मार्क्स लेकर आ रहा है, अब वो वही सब्जेक्ट पढ़ाएगा जिसमें उसने 0 स्कोर किया है या माइनस में स्कोर किया है। और अब वो उन बच्चों को क्या पढ़ाएगा? क्या आप अपने पर्सनली ये चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को किसी ऐसे टीचर के पास पढ़ने भेजिए जिसके माइनस में अंक आए हों, 0 अंक आए हों? ये कोई मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड आपको कहीं पर भी ऐसा मॉडल नहीं मिलेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ पथेटिक वोट बैंक पॉलिटिक्स ऑफ दीज करप्ट पॉलिटिशियंस, जिनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है कि भाई मतलब सेंसिबल हो, एक कोई चीज सेंसिबल तो हो, इट शुड मेक एनी सेंस। 0 मार्क्स वाला किसी को क्या पढ़ाएगा? माइनस में अंक लेकर आने वाला टीचर बन रहा है। और बहुत सी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हुए देखी होंगी ऐसी, जिसमें मीडिया वाले जब जाते हैं ऐसे रूरल इलाकों में जहां पर ऐसे ही टीचरों की नियुक्ति हुई होती है, तो वो उन्हें कहते हैं कि इंग्लिश में किसी भी चीज की स्पेलिंग लिखिए। देयर आर न्यूमरस वीडियोस आउट देयर। हंसी आती है फिर, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि 20 या 30 बच्चों को वो टीचर
गलत स्पेलिंग पढ़ा रहा है क्योंकि उसके खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैथ्स नहीं पढ़ा पा रहा है क्योंकि उसके खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन आपने उसे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देके 0 अंक लाने पर भी आपने उसको टीचर बना दिया। रिसर्च के लिए मिल रहा है। आपने रिसर्च की फंडिंग इतनी लिमिटेड कर रखी है कि वो रिसर्च नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे? और उनको मैं भगोड़ा नहीं कहूँगा, वो यार रिसर्च फंडिंग की जहां तक बात है, तो यहां तो लाडली बहना योजना जो है उसका बजट कहीं ज्यादा है इसरो के बजट से, डीआरडीओ के बजट से। मैं आरएनडी की बात कर रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा। लाडली बहना योजना is much more important than R&D, and then you want to make this country a विश्व गुरु। सोच से परे है कि जो आप कर रहे हैं, वो जो आप बोलते हैं विश्व गुरु कंसेप्ट कि भारत की एक ऐसी भूमिका होगी, तो उसके बिल्कुल विपरीत जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो उसके टोटली ऑपोजिट है, फेवर में तो बिल्कुल नहीं है। माता सरस्वती ने मस्तिष्क दिया, उसका यूज कहीं पे कर रहे हैं मानवता की भलाई के लिए, चाहे यूएस में रिसर्च करें, कहीं पे करें। हम वहाँ पे उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मिनिमम मार्क्स जो है वो मेरिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते, वो कर दें। फिर एक रास्ता है ईडब्ल्यूएस को एससी के एट पार्ट ट्रीट किया जाए। जिस कुछ तो रखोगे, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो रखो। पीजी का जो अभी हुआ था, जिसमें डॉक्टर का एक आया था कि -40, आप ऐसे ऐसे डॉक्टर्स, कुछ तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होना चाहिए अगर आप आर्मी में जाते हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आर्मी की जो फिजिकल होता है, अभी दूसरे टेस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फिजिकल टेस्ट, वहां पर एक पहले से चीज डिसाइडेड है कि एटलीस्ट 40 पुशअप्स तो आपको मारने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट 10 से 15 पुलअप्स आपको करने पड़ेंगे, एटलीस्ट इतना तो दौड़ना पड़ेगा इतने मिनट के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल फोर्सेस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आर्मी में एक बेसिक क्वालिफाइंग चीज तो होती है कि आप कल को तो इस देश के जो नॉनसेंस नेता हैं वो तो कल को आर्मी में भी रिजर्वेशन ला सकते हैं कि ये इस कैटेगरी से है तो ये 10 ही पुशअप मारेगा। यहाँ पर सब एकदम से, यहाँ पर सबकी भावनाएं जो है एकदम से इग्नाइट हो जाती है कि नहीं 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 आर्मी में। अब आप यही कंसेप्ट आर्मी में अगर रख के सोचेंगे तो शायद आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा कि अगर आप वहां पर मेरिट पे समझौता करेंगे आर्मी में, आप कहेंगे कि 5 पुशअप्स ही मारे हैं लेकिन बहुत ही पिछड़ी जाती जाता है, इसे रख लो, इसे रिक्रूट कर लो, तो कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि वहां तो सारा गेम ही फिजिकल है। लेकिन आप एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर टीचर्स होने चाहिए टॉप नॉच, जो अपनी फील्ड के टॉपर्स हों, मेहनत करके 100 में से 99 अगर कोई लेकर आ रहा है, वो मैथ्स पढ़ाए बच्चों को सरकारी स्कूल के ले, और डॉक्टर्स वो हों जो -40 नहीं ला रहे हैं, जो एटलीस्ट बेसिक क्वालिफाइंग कुछ क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद अगर रिजर्वेशन होती तो भी चलता कि एटलीस्ट यार वो पास तो कर रहा है एग्जाम, वो तो मिजरेबली फेल कर रहा है। आफ्टर डूइंग हिज एमबीबीएस फॉर द पीजी ही स्कोरिंग इन माइनस, तो क्या पढ़ा होगा उसने इतने साल इस पर। दोनों चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ केयर, इसमें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें होनी ही नहीं चाहिए थी, बट आई डोंट नो द रीजन। ऐसे तो विश्व गुरु तो वर्ग की परिभाषा में इकोनॉमिकली वीकर लिखा हुआ है, उसको ना तुम फॉर्म खरीदने में सहूलियत दे रहे हो, ना तुम उसका हॉस्टल फीस माफ कर रहे हो, ना कोर्स फी उसका माफ हो रहा है, तो भाई तुम उसको रिकॉग्नाइज करके क्या मतलब, क्या लॉजिक है इसका? और उसका कट ऑफ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है जनरल से, लगभग एट पार ही रहता है। तो आपने एक्चुअल में कुछ नहीं किया, ये एक झुंझुना उनको पहुंचा दिया गया। और दुर्भाग्य देखिए कि सबसे अधिक अर्निंग क्लास कौन है? तुम तो मान लिया हो ना कि दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित है, तो भाई वो तो इनकम टैक्स भी नहीं दे रहे, ना ही उनका कंजम्पशन उतना है कि तुम ये कहो कि नहीं वो जीएसटी तो दे रहे हैं, वो मैच करेंगे। नहीं, मैं एक आदमी जो मान लीजिए 1 लाख रुपये के मकान में रहता हूँ, फॉर दैट मैटर कि 1 लाख रुपये मैं रेंट देता हूँ, तो मेरा जीवन स्तर ऊंचा है,
मैं कार खरीदूंगा उस पर जीएसटी दूंगा, पेट्रोल पे दूंगा, सरसों तेल भी मैं ज़्यादा खाऊंगा, हो सकता है मैं ऑलिव ऑयल खा रहा हूँ, मैं मीट कंजम्पशन मेरा ज़्यादा होगा, तो जीएसटी में ज़्यादा। और जो गरीब है, जो जोड़ रहा है कि 50 रुपये में मेरा पूरा दिन निकालना है, 50 रुपये में कहाँ जीएसटी, कितना जीएसटी दे रहा होगा, तो वो भी लॉजिक फ्लॉड है। तो कमा करके हम दे रहे हैं, जिससे एजुकेशन सब्सिडाइज हो रही है। किसकी सब्सिडाइज हो रही है? ईडब्ल्यूएस की नहीं हो रही, उन 50% लोगों की हो रही है जो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, जो -40 आप वही कि विकसित भारत कैसे बना लोगे यार, ये -40 -60 वाली। तो एक तो वो है कि आप ईडब्ल्यूएस को करो एससी के पार, उनको आर्थिक लाभ मिलना ही मिलना चाहिए। ये बेयर मिनिमम 4-5 बातें हैं जिससे एक्चुअल में एससी एसटी ओबीसी कोई हानि नहीं होने वाली है। इस वर्ग को जो आज सड़कों पे आया है, और आगे आने वाले समय में ये जंतर मंतर कितनी जगह पे जाएगा ये संभवतः सरकार को पता नहीं है, तो वैसा ना करें। अभी कम से कम इंडिकेशन दे कि वी आर गोइंग टू सिट डाउन, टॉक अबाउट दिस, और कुछ रिफॉर्म्स जो नीडेड हैं विदाउट हार्मिंग एनीबडी। एक्चुअल में हम कह रहे हैं रिफॉर्म करो, जिसको आवश्यकता है उसको दो, हमें कोई समस्या नहीं। इन सब बिंदुओं पे विचार कम से कम चालू करें, ये हमारी डिमांड। तो ये एएनआई का वीडियो था, अजीत भारती भाई का, और इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट इट, बट जिस कंसेप्ट को जो सोच समझ कर लाया गया था वहाँ इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि अभी तो इसका यूज़ नहीं हो रहा है, इसका अब्यूज़ हो रहा है। और सरकार में वर्तमान में एक ऐसा मंत्री भी है जो ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए। तो मैं ये तो अपने व्यूअर्स से सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आप फॉर एग्जांपल आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, तो आप किन को सिलेक्ट करेंगे? क्या आपका क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि कौन सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, कद-काठी किसकी क्या है, कौन लगता है कि वो किसी भी ऐसी बुरी सिचुएशन को हैंडल करने के योग्य है, एटलीस्ट उसकी हेल्थ तो वैसी है, जो उसका काम है वो तो वो ठीक से कर सके। कल को अगर इस सेक्टर में भी ये रिजर्वेशन ले आएंगे, जो कि एक केंद्र का मंत्री बोल रहा है, एनडीए का, तो मतलब ये होगा कि जस्ट बिकॉज इफ समवन इज फ्रॉम दिस कास्ट यू हैव टू हायर दैट पर्सन। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो चाहे खुद का उसका वजन 50 किलो का हो, क्या वो एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है? या आप कोई भी कॉल सेंटर आप चलाते हो, कोई अदर काम करते हो, तो आप ये देखते हैं कि मैं बेस्ट बंदा जो है लेकर आऊंगा। आप घर बनाते हैं तो आप एक बेस्ट मिस्त्री देखते हैं कि मैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस मिस्त्री है उससे चिनाई करवाऊंगा, उससे अपने टाइल्स और मार्बल लगवाऊंगा घर पे। या अगर कल को ये कह देंगे कि नहीं नहीं नहीं, अब ये हमने सिलेक्ट कर दिया है, दिस पर्सन इज फ्रॉम दिस कास्ट सो यू हैव टू हायर दैट पर्सन। तो इस तरह से अगर इस चीज़ के बारे में हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही समाप्त किया जाए, लेकिन इसका साल दर साल जो है इसका एक एनालिसिस होना चाहिए, जातियाँ इससे बाहर निकलनी चाहिए। जो लाभ ले चुके हैं उनको दोबारा से इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत सी बार कह चुका है। लेकिन जो सरकार है वो इस तरह से बेशर्मी पर उतरी हुई है कि एक तरफ वो कहते हैं कि 1947 तक पता नहीं, आई एम सॉरी, कि मतलब आज़ादी के 100 साल के बाद हमने एक ऐसा भारत, विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत ऐसे तो बिल्कुल बनने से रहेगा, और यूजीसी जैसे जो ये लॉज लेकर आए थे, जहाँ से ये जिन बाहर निकला है, अदरवाइज मतलब सब सहन कर रहे थे इस चीज को, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ये सारी चीजें शुरू हुई हैं यूजीसी जैसे एक ऐसे पथेटिक कानून। आप सोचिए कि एक सेकंड के लिए न्यूट्रल होकर इस बात को सोचिए कि आपने कह दिया, उस लॉ में ये प्रोविजन था कि अगर एज अ स्टूडेंट आपके अगेंस्ट, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, आप जनरल कैटेगरी से हो, लड़का हो या लड़की हो, इट डजेंट मैटर, पर अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट हो गई तो आपको लात मारकर उस कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन आपके पास ये राइट तक नहीं है जानने का कि आपकी कंप्लेंट किसने की है। आपने फीस भरी है, आपने वहाँ की सेमेस्टर फीस भरी होगी, आपने वहाँ की हॉस्टल फीस भरी होगी, अन्य प्रकार के बुक्स ली होंगी, अन्य प्रकार के खर्चे आपके रहे होंगे, तब आपको माँ बाप ने वहाँ पर पढ़ने भेजा होगा। लेकिन हो सकता है कि किसी जेलसी की वजह से या किसी का प्रपोजल ठुकरा दिया गया उसकी वजह से कोई आपको झूठी कंप्लेंट जाकर
एडमिनिस्ट्रेशन के पास देता है और एडमिनिस्ट्रेशन आपको लात मारकर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देती है, लेकिन आपके पास ये जानने तक का हक नहीं है कि आपकी कंप्लेंट किसने की। यही नहीं, अभी रिसेंटली ये भी एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं कि जो भी SC ST एट्रोसिटी एक्ट्स में जो केस फाइल हो रहे हैं, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ रही है, तो इसमें भी थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता उनको क्लियरली बता दो कि इसमें होता एक्चुअली ये है कि जैसे ही FIR फाइल हुई, तो ये तो डिसाइड कोर्ट ने करना है ना कि क्या ऐसी कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, ऐसी कोई शब्दावली का प्रयोग किया गया था या नहीं किया गया था। लेकिन कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जैसे ही किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के बंदे ने आपके अगेंस्ट अगर कंप्लेंट की है, तो उसे पहली किश्त इशू हो जाएगी। थाने में FIR करते ही सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो होता है, वहां वो कॉपी जाएगी और पहली किश्त रिलीज कर दी जाएगी। वो डायरेक्ट जो है कंप्लेनेंट के खाते में आएगी। फिर इंक्वायरी आगे बढ़ेगी। सपोज कि DSP रैंक का बंदा, ऑफिसर, उसकी इंक्वायरी कर रहा है, तो वो जैसी कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, दूसरी किश्त तब आपके खाते में डाल दी जाएगी। तीसरा, जैसे ही वो चार्जशीट जो है वो दाखिल करेगा कोर्ट में, तीसरी किश्त आपको तब पहुंच जाएगी। वर्डिक्ट आते आते पांचवी छठी किश्त आप तक पहुंच गई होगी। किश्त का जो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम 1 लाख टू ऑलमोस्ट 12 lakhs, फ्रॉम 1 lakh to 12 lakh, डिपेंडिंग अपॉन द केस। जिस केस में जेन्युइन हो उस केस में फिर भी दिल मानता है, लेकिन जब जो स्टैट्स हैं वो आपको चीख चीख कर बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ दीज केसेस दे डोंट इवन स्टैंड अ चांस, कि वो कोर्ट में ना तो प्रूव हो पाते हैं, बहुत से मामले झूठे पाए जा रहे हैं। इन दैट केस ऑल्सो आप एक आपस में हिंदुओं को लड़ा रहे हो, एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हो, इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम केस फाइल क्यों नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, कोई ये बोले कि नहीं नहीं नहीं, थाने में जो बंदा बैठा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो वर्बली समझौता करा। नो, ये लॉ का हिस्सा है कि अगर वहां पर कंप्लेंट कही है और उस बंदे ने, पुलिस वाले ने कंप्लेंट रजिस्टर FIR के तौर पे नहीं की, तो वो सीधा सीधा नौकरी से जाएगा। पुलिस वालों को तो अपनी नौकरी बहुत प्यारी होती है, इससे तो ज्यादा ही प्यारी होगी कि किसी की सुलह कराने से ज्यादा। तो वो क्या करते हैं, सीधे FIR रजिस्टर कर लेते हैं। और वही जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से सरकार के टैक्स पेयर के पैसों से जो एक कॉर्पस जनरेट किया है इन्होंने, जरा कभी सर्च मार के देखिए कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में और उस पिछले से पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने कितने ज्यादा फंड्स रिलीज किए हैं इस चीज के लिए। हालांकि बहुत से केसेस में जब ये केसेस झूठे पाए गए तो कोर्ट ने वो राशि लौटाने के लिए भी कहा है, लेकिन सेंसिबली ये चीज तब मिलनी चाहिए किसी को अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो जाए कि यह सच में कि, और आई एम इन फेवर ऑफ दैट, अगर प्रूव हो जाता है कोर्ट में, सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, प्रूफ होता है कि सच में ही एक भद्दी शब्दावली का प्रयोग किसी ने किया था किसी कास्ट के लिए, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इन दैट केस एवरीबडी एग्रीज विद दैट। बट आप फंड्स जो है वो रिलीज कर रहे हैं जैसे ही FIR हो रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुई उसके पहले EMI उसके खाते में आ गई। अब आप सोचिए, भारत जैसे देश में जहां इतना क्राइम है, क्या ऐसे मॉडल्स नहीं आएंगे? आप सर्च करिएगा, ऐसे बहुत से मॉडल पुलिस ने बस्ट किए हैं जहां पर ये सब कुछ सुनियोजित जो एक साजिश होती है उसकी तरह हो रहा था, प्लान्ड हो रहा था बिल्कुल, कि हम ऐसे करेंगे, ये बहुत तगड़ी सामी है, मैं ऐसा करता हूँ कि इस पे केस लगाता हूँ और अपनी किश्त तो चालू हो जाएगी। पैसे बनाने का धंधा।
तो लॉ जो होता है ना, एक अमेरिकन लॉ की बात अगर आप करेंगे, इट इज़ वेरी सेंसिबल। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हुई थी ब्लैक्स के अगेंस्ट, उनको गुलाम बनाकर वहाँ रखा गया था। उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार भी वहाँ पर हुआ था। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँगे जिसमें सबको इक्वल अधिकार होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्लैक्स को 50% हम आरक्षण दे देते हैं पुलिस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, इंसेंटिव्स दे देते हैं प्राइवेट कंपनी शुरू करने का, स्टार्टअप शुरू करने का, फ्री एजुकेशन दे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। यही कारण है कि आज जहां पर, जिसे द लैंड ऑफ द फ्री बोला जाता है, अमेरिका, जहां पर मेरिट की कीमत है, यही कारण है कि आज वो हमसे इतना ज्यादा आगे हैं। यू कैनॉट इवन थिंक ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद दैट सुपर पावर, एंड देर इज अ रीजन वाई अमेरिका इज कॉल्ड अ सुपर पावर। वाई? क्योंकि वहां पर मेरिट की वैल्यू है। आप यहां जात देख देख कर डॉक्टर्स लगा रहे हैं, टीचर्स लगा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में इसकी बात कर रहे हैं, तो देश आगे चलेगा कैसे? कल को ऐसा ही कोई सन की नेता आएगा, वो कहेगा अब मुझे इंडियन आर्मी में भी रिजर्वेशन चाहिए, इसरो में भी चाहिए, डीआरडीओ में भी चाहिए। प्राइवेट फर्म्स जो आज की डेट में इतना अच्छा काम कर रही हैं डिफेंस सेक्टर में, बहुत अच्छे अच्छे ड्रोन्स, कामिकाजी ड्रोन्स उन्होंने ला कर दिए हैं, इंडियन आर्मी को बना कर दिए हैं, डेवलप कर दिए हैं, वो भी नहीं मिलेगा आपको। पूरी तरह से देश को बर्बाद किया जा रहा है और सपना ये दिखाया जा रहा है कि ये विकसित भारत बन रहा है। आपकी राय क्या है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।